नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं जन्म कुंडली अध्ययन करने के लिए। एक जन्म कुंडली लेकर आप सबके सम्मुख उपस्थित हुआ हूं। ये जन्म कुंडली एक युवक की है। आइए हम सभी मिलकर इस जन्म कुंडली का अध्ययन करेंगे। मैं जन्म की तारीख आपको बता देता हूं, जन्म का समय, जन्म स्थान। आप जन्म कुंडली का निर्माण कर लीजिए। जन्म की तारीख है 20 नवंबर 1997 और जन्म का समय है रात्रि 10:45। जन्म का स्थान अजमेर है, राजस्थान। मैं जन्म काल के पंचांग से आपको अवगत कराता हूं। युवक ने गुरुवार के दिन जन्म लिया, मार्गशीर्ष मास में कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि को, आश्लेषा नक्षत्र के द्वितीय चरण में। ब्राह्मण वर्ण, राक्षसगण, कर्क राशि, ये जल तत्व की राशि है और चंद्रमा इस राशि के राशि से। तो कर्क लग्न, कर्क राशि, लग्नपति का लग्न में ही होना अत्यंत श्रेष्ठ। कर्क लग्न और कर्क लग्नगत चंद्रमा पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि। वैसे तो देवगुरु बृहस्पति यहां नीच राशि में है, परंतु शनि और गुरु ने आपस में परिवर्तन कर लिया है। जन्म कुंडली के नवम में यदि शनिदेव हों तो ज्योतिष शास्त्र कहता है कि ऐसा जातक यदि राज परिवार में भी जन्मा हो तब भी अपने जीवन काल में दीक्षा ग्रहण करता है, दीक्षित होता है और कहीं ना कहीं अपने जीवन के उत्तरार्ध में संन्यासवत जीवन व्यतीत करता है। कर्क लग्न भावुकता प्रधान ये लग्न, भावनाओं से संबंधित है ये लग्न। इस लग्न के जातक जल की तरह होते हैं, प्रवाहित। जल को अगर सही दिशा न दी जाए तो वो अपनी अलग ही एक दिशा बना ले। दूसरों की बातों में जल्दी आ जाते हैं, भावुक होते हैं। कई बार अपना काम तो समय पर नहीं करते, परंतु औरों का काम वक्त पर ये पूरा करते हैं। कई बार अपना नुकसान करके औरों के लिए करते हैं। अब लग्नगत चंद्रमा होने से ये चीजें बढ़ चढ़ करके मिलेंगी। कुल मिलाकर के देखा जाए तो कर्क, वृश्चिक और मीन ये तीन जल तत्वीय लग्न हैं। और अगर आध्यात्म के दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये तीनों ही ऐसे लग्न हैं जिन लग्नों में जन्मे जातकों को यदि सही संस्कार मिले, सही परिवेश मिले, सही देखरेख मिले तो अपने जीवन काल में भौतिक नहीं वरन आध्यात्मिक सुख की तलाश में ये आगे बढ़ते हैं। अब लग्नपति का लग्न में होना और वो भी 20 अंश 26 कला 16 अंश पर लग्न अत्यंत मजबूत यहां पर दिखाई पड़ रहा है। आगे बढ़िए, धन भाव में आप राहु देख रहे हैं। द्वितीय भाव में राहु का होना इस बात की सूचना है कि जातक की वाणी कड़वी होगी। जातक ऐसा बोलेगा जिससे लोग इसके गाहे बगाहे शत्रु बने। और वहीं इस कुंडली में यदि आप आगे बढ़ें तो पंचम भाव में आप सूर्य और बुध को देखेंगे। बुधादित्य योग सूर्य और बुध की युति से बनने वाला एक योग है, परंतु यहां एक चीज गौर करिए आप, तो इस जन्म कुंडली में बुध 24 अंश पर और सूर्य 4 अंश पर, इन दोनों ग्रहों के बीच 20 अंश की दूरी होने के कारण यह बुधादित्य योग दिखाई तो पड़ रहा है, परंतु यह बुधादित्य योग का प्रभाव नहीं मिल पाएगा। पर फिर भी जन्म कुंडली के पंचम में यदि देखें तो सूर्य का होना ठीक है। हालांकि बुध के दृष्टिकोण से देखें तो बुध इस लग्न के अकारक ग्रह हैं, क्योंकि वो द्वादश और तृतीय पति बनकर के पंचम में बैठे हैं। सो कहीं ना कहीं शिक्षा बाधित करना, आगे चलकर के जीवन में संतान इत्यादि के सुखों में भी ये कमी लाने का काम करेंगे। वहीं जन्म कुंडली का षष्ठ भाव में मंगल शुक्र की युति को देख रहे हैं। और मैं समझता हूं कि अगर आप मेरे ज्योतिष के दर्शक हैं, कहीं किसी के ज्योतिष के दर्शक हैं आप, तो राहु और शनि की दृष्टि और वो भी मंगल शुक्र पर षष्ठ में पड़ना, ये कहीं ना कहीं जातक के चरित्र से संबंध बता रहा है, जातक के चारित्रिक संबंध को उजागर कर रहा है। गौर करिएगा, ये जातक ब्राह्मण वर्ण का है। तो ब्राह्मण वर्ण का होने के चलते एक बात सदैव ध्यान रखिए, ज्योतिष में ब्राह्मण वर्ण यहां जाति सूचक नहीं है। मैं हमेशा कहा करता हूं कि जाति आपकी कोई और हो सकती है, परंतु वर्ण, ज्योतिष शास्त्र में वर्ण, तो यहां ब्राह्मण वर्ण का अर्थ है जातक दयालु हो, विनम्र हो, शास्त्रोचित कर्म करने वाला हो। वो किसी भी जाति का हो सकता है, परंतु यहां जातक ब्राह्मण वर्ण का है। परंतु कर्क लग्न, अब कर्क लग्न में भावुकता तो होती है। भावुकता प्रेम के बेहद करीब है, आप या यूं कह सकते हैं कि एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। अब ये दो ग्रह शुक्र और मंगल जन्म कुंडली के षष्ठ में और उन पर शनि और राहु की दृष्टि का पड़ना कहीं ना कहीं ये भटकाव को सूचित कर रहा है। और वर्तमान में जातक को शुक्र की दशा चल रही है। उम्र का ये वो पड़ाव जहां भटकाव की संभावना अपने चरम पर और जन्म कुंडली में शुक्र की दशा का चलना भटकाव को प्रबलतम कर देता है।
कर्क लग्न की कुंडली के सर्वाधिक योग कारक ग्रह हैं मंगल, क्योंकि वो इस कुंडली में देखा जाए तो कर्मेश और पंचमेश बनकर के षष्ठ में बैठे हैं। शुक्र को हम षष्ठ का दोष नहीं कहेंगे, शुक्र को षष्ठ का दोष नहीं लगता। धनुराशि में कोई भी ग्रह अच्छा ही फल देता है, यहां शुक्र का होना भी कोई बुरा नहीं है, परंतु शनि और राहु की दृष्टि से दृष्ट होना कहीं ना कहीं ये चारित्रिक कमजोरी को अवश्य प्रदर्शित कर रहा है। सप्तम में देव गुरु बृहस्पति बैठे हैं, नीच राशि में शनि के साथ परिवर्तन हो जाने के चलते ठीक है, और केतु जन्म कुंडली के अष्टम में कारक माने गए हैं, आकस्मिक धनदायक माने गए हैं। हालांकि मैं बता दूं कि जन्म कुंडली के अष्टम में यदि केतु हो तो ये कहीं ना कहीं जातक को भ्रामक रोग, नजर लग जाना, कोई काम करने जा रहा है किसी से बता दे तो वो बनता काम बिगड़ जाए। मैंने एक सरल उपाय शॉर्ट वीडियो में बताया कि मां छिन्नमस्तिका या छिन्नमस्ता का यदि ध्यान नित्य किया जाए, जन्म कुंडली के षष्ठ या अष्टम में केतु हो, केवल ध्यान कर लेने भर मात्र से, उनकी तस्वीर को प्रणाम कर लेने भर मात्र से केतु जन्य पीड़ा से मुक्ति मिल जाएगी। अब सवाल उठता है क्या इन्हीं दोनों भावों में, इन दोनों भावों में विशेष भ्रामक और परेशानी, नजर, टोना, टोटका इत्यादि की शिकायत उत्पन्न करते हैं केतु। सो विशेष बाकी के भावों में भी यदि आप केतु के किसी भी दोष से पीड़ित हैं तो माँ का ध्यान, माँ की तस्वीर घर में लगा करके उनका बस ध्यान कर लीजिए, मानसिक रूप से उनका ध्यान कर लीजिए, आपको लाभ मिलेगा। अब मैं इनके प्रश्नों की ओर आपको लेकर के चलता हूं। आपको बता दूं 2017 से इनको शुक्र की दशा शुरू हुई है जो कि 2037 तक चलेगी। इन्होंने देखा 2021 में पिताजी नहीं रहे, अभी सिर्फ मैं और मेरी मां हैं साथ में। मैं अभी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा हूं, कई बार थोड़ा करीब से रह जाता हूं, क्या मुझे सफलता मिलेगी? गौर करिए, इस कुंडली में मंगल जो कि जन्म कुंडली में दसम भाव, पिता का भाव, उसके स्वामी बने मंगल जाकर के कुंडली के षष्ठ में बैठे हैं। शनि और राहु की दृष्टि से दृष्टि, देखिए पहला सुख कमजोर किया। सूर्य जो कि पिता के कारक हैं, जन्म कुंडली के पंचम में मृत अवस्था में, और जातक का जन्म कब हुआ है तो मध्य रात्रि के करीब, रात्रि 10:45 पर। फलतः देखा जाए तो सूर्य इस समय में सर्वाधिक कमजोर पाए जाएंगे। षडबल में इस कुंडली में सूर्य ही सर्वाधिक कमजोर ग्रह हैं, सो पिता का सुख कहीं ना कहीं कमजोर पड़ा। देव गुरु बृहस्पति जो कि जन्म कुंडली के नवम भाव के स्वामी हैं, ये पिता के सुखों को प्रदर्शित करते हैं, वो भी इस कुंडली में नीच के हैं। गौर करिएगा, यहां नीच भंग अपनी अलग जगह पर है, नीच भंग अलग जगह पर है। मैं बता दूं कि आपको नौमांस में ये देव गुरु बृहस्पति उच्च राशि में है, तो नीच भंग तो अलग विषय है, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो पिता के सुखों में भी ये कमी लाने वाले बने। फिर भी इनका प्रश्न है मैं सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा हूं। अब देखिए, इस कुंडली में अगर देखा जाए तो जन्म कुंडली का जो छठवां भाव होता है वो कंपटीशन का भाव है, प्रतियोगिता का भाव, और जन्म कुंडली का दसम भाव कर्मपति जाकर के जन्म कुंडली के षष्ठ भाव में बैठे हुए हैं। परंतु शनि और मंगल की दृष्टि से दृष्ट होने के कारण ये कहीं ना कहीं थोड़ा डिस्टर्ब होने की सूचना दे रहे हैं, और शुक्र की दशा भटकाव की स्थिति को प्रबल बना रही है। वहीं अगर आप गौर करें तो कर्क लग्न और कर्क राशि, वर्तमान में शनि की ढैया इनको शुरू हो गई है। अब साधारणतया देखा जाए तो सरकारी नौकरी के योग बहुत अच्छे हैं, बल्कि मैं तो ये कह सकता हूं कि इस कुंडली में वर्तमान समय में भी सरकारी नौकरी के योग बहुत प्रबल ढंग से चल रहे हैं। पर समस्या वही है कि एक मन का भटकाव और ऊपर से शनि की ढैया का आ जाना मन के भटकाव को और बढ़ाने वाला होगा। पर फिर भी जातक को प्रयत्न तो करना ही चाहिए, क्योंकि जन्मांक और नौमांश दोनों में ही शुक्र की स्थिति अच्छी दिखाई पड़ रही है। मंगल षडबल में सबसे बड़ी ग्रह हैं और मंगल कर्मपति बनकर के कुंडली के षष्ठ में बैठे हैं। अगर जातक थोड़ा प्रयत्न करे, आलस्य से बचे, तो सरकारी नौकरी के बेहद करीब पहुंच सकता है और सफलता भी उसको मिल ही जाएगी। और कुल मिलाकर के देखा जाए तो अगर प्रयत्न जातक करे तो इस कुंडली के हिसाब से 2024 के जनवरी, फरवरी और मार्च आते आते जातक को कहीं ना कहीं ज्वाइनिंग के रास्ते उसके मिल जाए। अगर कहीं, अब देखिए एक बात सदैव ध्यान रखिए, अगर हम जन्म कुंडली का अध्ययन करते हुए, मैं या कोई भी व्यक्ति, अगर आप स्वयं ज्योतिषी हैं और जन्म कुंडली का अध्ययन कर रहे हैं, सरकारी नौकरी की बात आती है और उस पर अगर आप अपना मत रखते हैं कि फलाने समय तक मुझे दिखाई पड़ रहा है, यहां ये बात सदैव ध्यान रखना होगा एक ज्योतिषी को और सामने वाले को भी, कि ज्योतिषी ग्रह स्थितियों को देख रहा है, न कि वो सरकारी वैकेंसी को देख रहा है। वो सरकारी वैकेंसी नहीं देख रहा, वो ये देख रहा है कि ग्रह स्थिति उस समय बनी हुई है, संभवतः उस समय में कोई वैकेंसी ही ना हो, कोई परीक्षा ही ना हो। इसका यह मतलब नहीं कि जो डेट दिया गया वो गलत है। अब उस समय वैकेंसी, क्योंकि सरकारी नौकरी किसी एक व्यक्ति विशेष के लिए तो है नहीं, ये सामूहिक चीज है, और इसका पूरा अगर दारोमदार देखें तो ये अलग ही एक विषय बन जाता है। सरकार के हाथ में है, भाई सरकार जब देना चाहे तब दे। तो योग उस समय है और प्रयत्न किया जाए तो सफलता मिलेगी, परंतु ढैया है और इस पूरी कुंडली में कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा जो बड़ी कमजोरी है वो आलस्य के रूप में है। आगे इन्होंने पूछा है शेयर मार्केट में भी मेरी रुचि है, क्या कोई योग है या कोई दूसरा काम करूं? जन्म कुंडली का पंचम भाव और यहां पर बैठे बुध जो कि 29 अंश 36 कला, में बता दूं कि चलित में भी बुध यहीं का फल दे रहे हैं।
अब जन्म कुंडली में शनिदेव जाकर के जन्म कुंडली के नवम भाव में बैठे हैं और चंद्रमा है लग्न में। ये चंद्रमा देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि से दृष्ट और मंगल की दृष्टि से दृष्ट है। कुल मिलाकर के देखा जाए तो बुध के पास बल वैसे तो कम मिल रहा है और षडबल में भी बुध कोई बहुत बली ग्रह तो नहीं है, पर फिर भी पंचम में होने के चलते, मंगल की राशि में होने के चलते, जो कि मंगल इस कुंडली के सर्वाधिक योग कारक ग्रह और षडबल में सबसे बली ग्रह हैं, बुध को बल जाएगा। अतः मेरी राय है कि जल्दबाजी में नहीं, स्थिरता, लॉन्ग टर्म के लिए 3 माह 6 माह या 1 वर्ष के लिए लगाकर के अगर आप शेयर मार्केट में छोड़ें तो आगे आपको, अब सीधी सी बात है कि बहुत मुनाफा तो नहीं होगा, लेकिन एक यहां से भी लाभ का मार्ग आपको मिल जाएगा। तो शेयर मार्केट में आप निवेश कर सकते हैं। स्थिर राशि में बुध बैठे हैं, सो लंबे समय तक के लिए लगा करके छोड़िए। मैं जन्म स्थान से दूर रहना चाहता हूं और विदेश भी घूमना चाहता हूं और अपनी मां को भी घुमाना चाहता हूं, क्या यह संभव है? क्यों नहीं संभव है? जो सोच आज है वो सोच कल भी रखिए, आगे भी रखिए, बिल्कुल पूरा हो जाएगा। विदेश घूम लेना कोई बहुत बड़ी कोई उपलब्धि तो हो नहीं सकती है। स्वदेशपति का जाकर के कुंडली के षष्ठ में, विदेशपति का पंचम में और परमानेंट विदेशपति का भाग्य में। अब देखिए 2 बातें, सरकारी नौकरी कर रहे हैं तो आपको विदेश जाने का कोई कारण तो बनेगा, करेंगे तो आपने मांग की है सरकारी नौकरी की, अगर आप सरकारी नौकरी करते हैं तो विदेश जाने का कोई औचित्य तो बनता नहीं है। अब सरकारी नौकरी में रहते हुए केवल घूमने जाने के लिए आप कह रहे हैं तो बिल्कुल संभव है। जैसा मैंने कहा, शुक्र जन्म कुंडली का 12वां भाव विदेश को प्रदर्शित करता है, बुध जाकर के पंचम में बैठे हैं और शुक्र की दृष्टि 12वें भाव पर पड़ रही है। सो घूमने जाने में तो इस कुंडली में कहीं कोई दिक्कत दिखाई ही नहीं पड़ती, बड़े प्रेम से आप घूमने के लिए जा सकते हैं। बल्कि और तो छोड़िए, आपकी कुंडली में तो शुक्र की दशा अभी है, अभी भी आप घूमने जाने की सोचे तो एक योग आपको मिल जाएगा। लेकिन सवाल उठता है कि केवल योग से बात नहीं बनती, कई बार परिस्थितियां वैसी होनी चाहिए। भाई जेब भी तो उसके लिए तैयार हो कि आप केवल घूमने के नाम पर बड़ा पैसा बर्बाद कर दें। लेकिन हां, यह जरूर है कि इस कुंडली में योग है, आप केवल घूमने जाने की बात करते हैं तो वो पूरा हो सकता है। कौन सी महादशा अच्छी रहेगी और आने वाले समय में आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी? शुक्र की दशा के बाद आपको, जो कि 2037 तक है, सूर्य, चंद्रमा और मंगल की दशा आएगी। सूर्य इस कुंडली में वैसे तो देखा जाए तो बेहद कमजोर है। चंद्रमा की बात करूं तो लग्नगत और मंगल की बात करूं तो अच्छी स्थिति में, मंगल षष्ठ में कारक होते हैं। बेहद श्रेष्ठ मंगल की दशा को माना जाएगा। गुरु वैसे, अब यहां देखिए, बहुत ध्यान से समझिएगा, गुरु जनवांक में नीच के दिखते हैं परंतु नौमांश में उच्च के हैं। फलतः गुरु कैसा फल दे रहे हैं? तो गुरु उच्च का फल दे रहे हैं। नौमांश में इस जातक की कुंडली में सूर्य और मंगल दशम में दिखाई पड़ रहे हैं, जो कि सरकारी नौकरी के लिए बहुत मजबूत पक्ष है, जिसके लिए मैंने हामी भर दी सरकारी नौकरी की। तो मंगल की दशा तो अत्यंत श्रेष्ठ दिखाई पड़ रही है। वहीं चंद्रमा की दशा, चंद्रमा इस कुंडली में आश्लेषा नक्षत्र में, बुध के नक्षत्र में है और चंद्रमा की दशा को भी, क्योंकि लग्नेश है, अब गुरु की दृष्टि से दृष्ट होने के चलते मैं चंद्रमा का अगर केमद्रुम भंग, क्योंकि स्वगृही है तो केमद्रुम भंग ही माना जाएगा, तो उस अवस्था में चंद्रमा की दशा भी बहुत अच्छी है। और सूर्य की दशा में सूर्य का अंतर छोड़ करके बाकी की दशाएं भी आपके लिए अच्छी होगी। अब सवाल उठता है कि क्या शुक्र की दशा बहुत खराब जाएगी? नहीं, शुक्र की दशा खराब तो नहीं जाएगी, क्योंकि इस कुंडली में शुक्र भी बहुत अच्छी स्थिति में है। शुक्र जिस भाव में बैठे हैं वहां पर उन्हें कारकत्व मिलता है। लेकिन एक बहुत बड़ी समस्या है, आपके जीवन में चारित्रिक कोई कमी ना आए। अगर चारित्रिक पतनता या कमी आती है तो फिर सीधी सी बात है कि यह दशा आपके लिए कष्टप्रद सिद्ध हो सकती है, कहीं ना कहीं आप मुसीबत में पड़ेंगे। तो शुक्र की दशा से वैसे तो मुझे लाभ मिलता आपके लिए दिखाई पड़ रहा है, और मैं कह सकता हूं कि शुक्र, सूर्य, चंद्रमा और मंगल, ये सारी दशाएं आपके लिए कहीं ना कहीं अच्छी है। परंतु आपको चारित्रिक मजबूती रखनी होगी। गौर करिएगा, मैं कुंडली विश्लेषण के क्रम में चारित्रिक मजबूती शब्द पर कई बार जोर दे चुका हूं। इसका सीधा सा मतलब है कि एक बहुत बड़ा पॉइंट है इस कुंडली में, जो आपके जीवन काल में कई तरह की अच्छाइयों को दिखा रहा है और कई तरह की परेशानियों, मुसीबतों में भी आपको डालेगा। अब इस पॉइंट को अगर आपने कस लिया, इसको ठीक कर लिया, तो चिंता की कोई बात नहीं। महादशा के दृष्टिकोण से आने वाला समय ठीक है। आर्थिक दृष्टिकोण से देखें तो जन्म कुंडली में द्वितीय भावपति यदि पंचम में बैठे हो तो इसे तो वैसे तो भाषण कला योग कहते हैं, लेकिन द्वितीय भावपति का जाकर के कुंडली के पंचम में बैठना धनवान महाधनी योग भी माना गया है। तो धन के दृष्टिकोण से ठीक है। अब सूर्य कमजोर है तो सूर्य को बल दीजिए, सूर्य को बली बनाइए। लाभपति का जाकर के कुंडली के षष्ठ में बैठना मंगल के साथ, लाइफ टाइम कभी किसी को कर्ज मत दीजिएगा। कर्ज ले सकते हैं, लेकिन यह भी ध्यान रखिए कि मंगल षष्ठ लाभेश होकर, मंगल इस कुंडली में कर्मेश होकर के षष्ठ में ऋणेश के साथ, लाभेश के साथ ऋण भाव में बैठे हैं। मंगल ऋण कारक हैं, तो ऋण आप लेते हैं तो लौटा देंगे। जिस मद में लीजिए, जिस कार्य के लिए ऋण लीजिए, उसी कार्य में ऋण को लगाइए, अच्छा रहेगा आपके लिए। अभी तक शादी नहीं की मैंने, कई रिश्ते आए, पर मैं अभी अपने करियर पर ध्यान देना चाहता हूं और क्रिकेट एकेडमी ज्वाइन करना चाहता हूं, आगे खेलना चाहता हूं। तृतीय भाव का स्वामी जाकर के जन्म कुंडली के पंचम में बैठा है। तृतीय भाव पर शनिदेव की दृष्टि के कारण आपकी इच्छा खेलने की हो रही होगी, परंतु खेलने से ज्यादा
इस कुंडली में नौकरी की तरफ आप ध्यान लगाइए। और रही बात विवाह की, तो सप्तम भावपति का जाकर के जन्म कुंडली के 9 में होना, गौर करिए सप्तम भावपति आपकी कुंडली के 9 में बैठे हैं, रेवती नक्षत्र, बुध के नक्षत्र, 20-17 कला। अगर नक्षत्र के दृष्टिकोण से इस जन्म कुंडली को देखा जाए तो इस कुंडली में बुध का प्रभुत्व इन 3 जगहों पर दिखाई पड़ रहा है। बुध स्वयं ज्येष्ठा नक्षत्र में, स्वयं के नक्षत्र में बैठे हैं, और सूर्य शनि के नक्षत्र में बैठे हुए हैं। तो सूर्य देखिए, सूर्य शनि के नक्षत्र में भी थे, यह भी कारण था पिता के सुख में कमी कराना। लेकिन हम बात कर रहे हैं बुध की, तो तीनों जगहों पर आप बुध और बुध के नक्षत्र में ग्रह आपको दिखाई पड़ रहे हैं। अब इस कुंडली में बुध कारक नहीं है, तो हम बुध को बलि करने के लिए बुध का रत्न सीधा सीधा पन्ना पहना ये जरूरी नहीं है। लेकिन इस जातक से यदि गणेश जी की आराधना कराई जाए, प्रत्येक बुधवार को ये जातक गणेश जी को जाकर के दूर्वा अर्पित करे, गणेश जी के सम्मुख गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ करे, तो निसंदेह इससे बुध बलि होंगे और जातक को विशेष फायदा मिलेगा। अगर एक चांदी का छल्ला जातक जन्म अपनी छोटी उंगली में धारण कर ले कनिष्ठा में, तो इससे बुध को भी बल मिलेगा और चंद्रमा को भी, तो ये भी बहुत अच्छा हो जाएगा। तो एक छोटी उंगली में चांदी का छल्ला भी जातक धारण कर ले। रही बात शादी की, तो जहां तक मैं देख पा रहा हूं विवाह की स्थिति है, विवाहोपरांत भाग्योदय है। तो सबसे पहले तो कुंडली मिलाकर के विवाह करिए। विवाह जन्म स्थान से उत्तर पश्चिम, नॉर्थ वेस्ट में दिखाई पड़ रहा है और ठीक है, विवाह वैवाहिक जीवन भी ठीक है। सप्तम में गुरु पुरुष की कुंडली में कोई नुकसान नहीं पहुंचाते। स्त्री की कुंडली हो तो यहां नुकसान हो जाता है, क्योंकि सप्तम भाव पाप कर्तरी योग में है, तो थोड़ा बहुत मतभेद तो हो सकता है। क्योंकि ऑलरेडी मैं हमेशा कहा करता हूं कि कर्क लग्न की कुंडली है, मकर लग्न की कुंडली है, तो यहां बहुत सुखद दाम्पत्य जीवन तो नहीं है, बस दाम्पत्य जीवन ठीक ठीक। तो यहां पर एक बात ध्यान रखिए कि पाप कर्तरी योग में सप्तम भाव का होना, सप्तम में देव गुरु बृहस्पति कोई ऐसा विशेष नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। कुंडली मिलाकर के अगर आपका विवाह हो जाए तो फिर कोई दिक्कत नहीं, दाम्पत्य जीवन पूरी तरह से सुखद रहेगा और दाम्पत्य जीवन से संबंधित कोई परेशानी भी नहीं आएगी, बल्कि विवाहोपरांत कहीं ना कहीं आपका भाग्योदय हो जाएगा, जो कि बहुत अच्छा है। और खेल पर आप अपने स्वास्थ्य के लिए, अपने अंदर एनर्जी रखने के लिए आप जरूर खेल एकेडमी ज्वाइन करिए, खेलिए, ताकि आपके अंदर एनर्जी बरकरार रहे। कर्क लग्न की एक सबसे बड़ी परेशानी है आलस्य कर जाना। इस लग्न में अगर कोई बड़ा नुकसान होता है, जातक की सफलता बाधित होती है, तो उस सफलता बाधित होने के पीछे एक बहुत बड़ा रीजन होता है उसका आलस्य। तो यदि आप खेल वगैरह से जुड़े हुए हैं तो आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि ऑलरेडी देखिए तो आपकी कुंडली में केतु का अष्टम में होना भ्रामक रोग की चर्चा होगी। और यहां पर अगर शुक्र पर शनि और राहु की दृष्टि को देखें तो शुगर मधुमेह का रोग दिखा रहा है। इसके बाद मंगल षष्ठ में बैठे हुए हैं, शनि की दृष्टि से दृष्टि दुर्घटना कारक स्थिति भी है और पेट से संबंधित परेशानियों को भी ये सूचित करा रहे हैं। तो सबसे पहले तो आपका खान पान पर नियंत्रण हो, आप खेलिए कूदिए, ताकि आप और ज्यादा फिट और स्वस्थ रह सकें। और भी बड़ा कारण है, शुक्र पर शनि और राहु की दृष्टि पड़ रही है, कई तरह के पुरुषों से संबंधित, शुक्र से संबंधित नुकसान की चर्चा भी ये दिखा रहा है। तो खेलना आपके लिए बहुत अच्छा है। ये बस वही वाली बात है, विवेकानंद वाली बात, कि बंद कमरे में बैठ करके गीता पाठ करने से अच्छा है कि मैदान में आप फुटबॉल खेलिए, जो कि आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। बाकी समय रहते विवाह कर लेने में कोई बुराई नहीं है। अगर कोई सही परिवार मिले तो इस इंतजार में मत बैठिए। ध्यान रखिएगा, अगर आपकी नौकरी नहीं हो रही है और इसके बावजूद कोई परिवार विवाह के लिए आ रहा है, तो मेरी राय है, कई बार लोग क्या सोचते हैं कि नौकरी हो जाएगी तो कोई अच्छी लड़की मिलेगी, नौकरी नहीं होगी तो पता नहीं जो सामान्य सी लड़की होगी। अरे भाई, जो भाग्य में होगा वही लेंगे, क्या सामान्य और क्या बड़ी कमजोर। संभवतः मैंने भी कई बार ऐसा देखा है कि बेहद सामान्य घर से आई लड़की, उसके आपके घर में आते ही आपका जीवन बदल गया। निसंदेह उसके आने से नहीं हुआ, जैसे आपके केस में देखें तो आपका भाग्योदय ही हो रहा है विवाहोपरांत। तो मेरे हिसाब से तो आपको अगर कोई सही परिवार मिले, लड़की कम पढ़ी लिखी हो या जैसी भी हो, ठीक हो, उम्र ठीक ठाक हो, आप विवाह करिए। विवाह में देरी मत करिएगा और इस चक्कर में तो बिल्कुल मत करिए। बाकी चीजें बात की होंगी, शादी कब तक होगी, व्यवस्था विवाह या प्रेम विवाह, वैवाहिक जीवन कैसा होगा। अभी मैं प्रेम संबंध में हूं, अच्छी बात है। प्रेम संबंध में है तो कुंडली मिला लीजिए, अगर मैच हो जा रहा है तो विवाह करिए, ये तो बहुत अच्छी बात है। प्रेम संबंध में आपका होना कहीं ना कहीं आपके चरित्र पर तालाबंदी के लिए बहुत अच्छा है। और अगर उस लड़की से कुंडली भी मैच हो जाए तो आप विवाह कर लीजिए। वैसे मैं बता चुका हूं कि अरेंज मैरिज ही है आपकी कुंडली में, घर परिवार की मर्जी से। तो ये प्रेम विवाह भी अगर घर परिवार दोनों परिवार की मर्जी हो, कर लीजिए, कोई बुराई नहीं है, क्योंकि आपका भविष्य कोई अंधकार में नहीं है। ठीक है, आप मेहनत करेंगे, सफलता आपको मिलेगी। बाकी ये पूछ रहे हैं कि मेरी कुंडली कैसी है, बहुत अच्छी है कुंडली। देखिए, आलस्य से बचिए अपने जीवन काल में, मन का भटकाव, आलस्य, यही आपकी पूरी कुंडली की कमी है। बाकी इस पूरी कुंडली में कोई कमी नहीं है। शुक्र की दशा चल रही है, शुक्र इस कुंडली के षष्ठ में मंगल के साथ बैठे हैं, बस इतना ध्यान रखिएगा। 2-3 बार इस बात को दोहरा चुका हूं, कहीं कोई दिक्कत इस पूरी कुंडली में नहीं है। नौमांस आपका मेरे सामने है, नौमांस की भी स्थिति बहुत अच्छी दिखाई पड़ रही है। देव गुरु बृहस्पति उच्च राशि में नवम में बैठे हुए हैं, जो कि बहुत बढ़िया। शुक्र आपकी कुंडली में नौमांस में जाकर के 12वें भाव में बैठे हुए हैं, ये भी बहुत अच्छा। लेकिन वहां भी शुक्र राहु के साथ और शनि की दृष्टि से दृष्ट,
तो कुल मिलाकर के भटकाव को अगर हटा दें अपने जीवन काल से तो आपकी पूरी जिंदगी बहुत अच्छी है। मैं पुनः दोहरा देता हूं, आपका ये जो लग्न है कर्क, इस लग्न के जातकों का जन्म ही हुआ है लोगों के साथ प्रेम बांटने के लिए। अब द्वितीय भाव में आपके राहु बैठे हैं, जो कि कहीं ना कहीं कड़वी वाणी आपके अंदर से निकल करके आएगी, क्योंकि आपकी कुंडली में द्वितीय पति जाकर के पंचम में बैठे हैं तो अधिक बोलेंगे। और कई बार किसके साथ बैठे हैं, तो व्ययपति के साथ बैठे हैं, तो व्ययपति के साथ होने के चलते बहुत अधिक बोलेंगे आप। तो सबसे पहले बोलने पर नियंत्रण रखिए, कड़वी वाणी का प्रयोग कम करिए, झूठ बोलने से बचिए, नहीं तो संतान में आगे चल करके दिक्कत होगी। मद्यपान मांसाहार से दूरी बना करके रखिए, जिंदगी बहुत अच्छी है। और फिर दोहरा देता हूं, सही संस्कार, सही परिवेश और कहीं भगवान की कृपा हो आपके ऊपर। और आपका चूंकि नवमांश में गुरु उच्च के हैं, शनिदेव नवम में बैठे हैं, ज्योतिष शास्त्र कहता है नवम में यदि पापक ग्रह हो तो जातक का भाग्य समय समय पर जब उसको भाग्य की आवश्यकता हो भाग्य उसका साथ देता है। तो कुल मिलाकर के जहां तक आपकी दृष्टि जाए कुंडली अच्छी और भाग्य का आपको साथ मिलेगा। और नौकरी की स्थिति में देख चुका हूं, आप प्रयत्न करें तो अगले वर्ष के फरवरी मार्च तक आप अपनी नौकरी ले सकते हैं। बाकी ऐसी स्थिति अगर नहीं भी होती है तो आगे लीजिए, आगे नौकरी के योग है, लेकिन नौकरी का प्रयत्न करिए और नौकरी ले ही लीजिए, चाहे विलंब से ही सही नौकरी लेने का प्रयत्न करिए। उपाय के तौर पर मैंने एक चांदी का छल्ला पहनने के लिए आपको कहा, गणेश जी की आराधना करने के लिए मैंने आपको कही, सूर्य भगवान को अर्घ्य दीजिए, ये बहुत आवश्यक है। संभव हो तो रविवार का व्रत करना शुरू कर दीजिए। माता के स्वास्थ्य का हमेशा ख्याल रखिए, माता का ध्यान रखिए, क्योंकि चंद्रमा उससे और अच्छे होंगे और चंद्रमा अच्छे होंगे तो आपका जीवन और ज्यादा सुखद हो जाएगा। बाकी मैंने कहा मद्यपान मांसाहार इत्यादि से दूरी बना करके रखिए, तो ये भी आपके जीवन काल के लिए बेहद जरूरी उपाय है। और चरित्र पर नियंत्रण रखिए, इससे बड़ा उपाय तो कोई है ही नहीं इस कुंडली में। बाकी कुल मिलाकर के अच्छा है, वाणी पर नियंत्रण भी आपके लिए अत्यंत आवश्यक है। अगर आप चाहें तो एक तांबे का कड़ा भी धारण कर सकते हैं, वो भी आपके लिए बेहद फायदेमंद होगा, आपके मंगल में और एनर्जी भरेगा। ऋण देना नहीं है, इतना ख्याल रखिए। बाकी वाहन इत्यादि चलाते समय सावधानी बरतिएगा, इस कुंडली में दुर्घटना के प्रबल योग है, तो इस चीज से भी आपको सचेत और सावधान रहना है। बाकी कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो प्रिय दर्शकों, ये थी जन्म कुंडली एक युवक की, जिसका कि मैंने आपके सम्मुख अध्ययन किया। यदि आप भी इस जन्म कुंडली में कुछ ऐसा देख रहे हैं जो मुझसे छूट गया और आप चाहते हैं उस पर अपना मत रखना, स्वागत है आपका। और आप अपने जो भी मत हो कमेंट में अवश्य लिख दीजिएगा, ये अवश्य उसे पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।